हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देखते हैं जेपीएससी मेंस का जो पेपर 3 है, जिसमें आप सभी जान रहे हैं हिस्ट्री और जियोग्राफी से 100 नंबर के प्रश्न हैं। और इसमें देखेंगे, अगर हिस्ट्री में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्राचीन काल है और मध्यकाल है और आधुनिक काल। तो आज के सेशन में आज जो टॉपिक हम लोग करेंगे वह प्राचीन काल के जो टॉपिक है आर्यों के उद्भव, आर्यों की उत्पत्ति के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। और इसमें लगभग 11 टॉपिक है। जैसे देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, आर्यों के उद्भव हो गया, वैदिक साहित्य हो गया, ठीक है, मगध, आर्य, कुषाण, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, चोल एंड पल्लव। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे प्राचीन काल का जो सेकेंड टॉपिक है आर्यों के उद्भव के बारे में। आई होप सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें, ठीक है ना। प्राचीन काल के अगर हम लोग सिलेबस में देखेंगे तो पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, आर्यों का उद्भव। फिर वैदिक साहित्य, तिलस्वी और मगध, मौर्य, कुषाण, गुप्त, हर्षवर्धन, चोल एंड पल्लव। तो इस जो आज यहाँ पे आपको जो दूसरा टॉपिक है आर्यों का उद्भव, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये प्राचीन काल के पूरे सिलेबस है। आप सभी जान रहे हैं प्राचीन काल, फिर मध्यकाल और फिर आधुनिक काल, और साथ ही साथ झारखंड का इतिहास है हिस्ट्री में, ठीक है ना। देखिए, आर्यों की उत्पत्ति से पहले कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न मेंस में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट अगर हम बात करेंगे, आर्यों का भारत सभ्यता संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट से अगर हम लोग बात करेंगे, आर्यों को भारतीय सभ्यता और संस्कृति का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। आर्य शब्द का जो मुख्यतः अरी से निकला है, जिसका जो अर्थ होता है वह विदेशी होता है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का स्थान आर्कटिक प्रदेश माना है, ठीक है। आर्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या उत्तम माना जाता है, ठीक है। भारत में आर्यों की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद से है, ठीक है। प्रोफेसर मैक्सुलर का मानना है कि आर्य मूलतः मध्य एशिया से भारत आए हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग देखते हैं आर्यों के बारे में। देखिए, आर्यों की उत्पत्ति के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो भारत में आर्य जो जाति का प्रवेश है वह 2000 से 1500 ईसा पूर्व के मध्य में हुआ था, ठीक है। सैंधव सभ्यता का पतन के बाद आर्य सभ्यता स्थापित हुई, क्योंकि इस सभ्यता का जो ज्ञान वेदों से प्राप्त होता है, अतः वैदिक काल कहा जाता है। यह प्रश्न उठता है कि आर्य कौन थे, ठीक है। आर्य शब्द का अर्थ पवित्र, वंश और जन्मावल अर्थात आर्य श्रेष्ठता और द्योतक है। ऋग्वेद में ग्रंथ में आर्यों से संबंधित धार्मिक ऋचाओं का संकलन है। ऋग्वेद में उल्लेखित है कि सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में आर्यों का बसाव और इस महाद्वीप से बाहर से हुई है, प्रवास से अथवा अनेक बार प्रवास से हुआ, ठीक है। आर्यों भारत के प्रवास का उल्लेखन किसी भी लिखित दस्तावेज में नहीं मिलता है और न पुरातात्विक रूप से अभी तक इस बात की प्रमाण खोजे जा सके हैं। आर्य जाति के मूल अधिकार के बारे में देखेंगे कि आर्यों की उत्पत्ति उनके मूल निवास स्थान से विषय में विद्वानों का मतभेद है। कुछ विद्वान इन्हें विदेशी और कुछ विद्वान भारत के मूल निवासी मानते हैं आर्यों को, ठीक है। तो देखेंगे कि आम सहमति इस बात पर बनी है कि आर्य का जो मूल निवासी है वो मध्य एशिया के क्षेत्र में ही था, ठीक है। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि मूल स्थान का 4 स्थानों बताया है। जैसे हम लोग देखेंगे 4 स्थान। पहला में है कि पहला में जो अन्वेषण किया गया है, मतलब 4 इस साधनों के आधार पर वह किया गया है। पहला भाषा, दूसरा पुरातत्व के निरीक्षण, और तीसरा है जातीय विशेषता, और चौथा है शब्दार्थ। अनेक आधार पर इतिहासकारों ने 4 प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जो इस प्रकार है। पहला अगर हम लोग देखेंगे तो यूरोपीय सिद्धांत के बारे में, फिर मध्य एशिया के सिद्धांत के बारे में, फिर आर्कटिक प्रदेश के बारे में, और फिर भारतीय सिद्धांत के बारे में। तो फर्स्ट जो पुरातात्विक निरीक्षण के बारे में अगर देखेंगे तो प्रमुख सिद्धांतों में आता है पहला आपका यूरोपीय सिद्धांत। तो इसमें देखेंगे इस पक्ष में विद्वान यह मानते हैं कि आर्य यूरोप के किसी देश में भारत आए थे, और इस अनुमान का मुख्य आधार एशिया माइनर और बेगाजोकोई नामक स्थान से 14वीं शताब्दी की ईसा पूर्व में कुछ लेख मिलता है, और इन लेखों से ऐसे राजाओं का उल्लेखन है जिनका नाम आर्य जैसे थे, ठीक है। तो ये लोग इंद्र, वरुण और मित्र, नासत आदि देवताओं का आराधना करते थे। आर्यों का हित्ती और कंसी आदि जातिया के भी साथ भी संभव था। भारत
आने से पूर्व आर्य इन स्थानों में घूमते फिरते थे। तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अनुसार आधुनिक यूरोप में सभी भाषाएं भी उसी परिवार की थी जिसकी संस्कृति और प्राचीन ईरानी भाषा थी। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम सर विलियम्स जोन्स ने किया था कि उनके अनुसार पितृ और मातृ जैसी शब्द यूरोपीय भाषाओं का शब्दों से मिलते जुलते हैं। भाषा के आधार पर अनेक विद्वानों आर्यों की मूलतः यूरोपियन माना है, लेकिन आलोचनात्मक के अनुसार भाषा का सभ्य केवल इसलिए नहीं हो सकता है कि उसके भाषा एक ही जाति के हो, किसी एक स्थान पर दो विभिन्न जातियां रहें। ठीक है, तो किसी भी स्थान पर दो विभिन्न जातियां रह सकती है। ठीक है, जिनमें भाषा संबंधित साव्य हो सकता है। दूसरे ऐसे भी संभव है कि शक्तिशाली भाषा का प्रभाव दूसरी भाषाओं पर भी पड़ सकता है यदि इन दोनों का आपसी संबंध हो तो। अब देखेंगे हंगरी का मैदान जो है ये यूरोप में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे डॉक्टर पी गॉल्सन के अनुसार बताया जाता है कि इन भाषाओं को बोलने वाले जो बहुत दिन तक एक क्षेत्र में रहते होंगे, और इन भाषाओं के अध्ययन से यह बात स्पष्ट है कि आर्य लोग कृषि करने अन्न उत्पादन करते थे और गाय घोड़े और बैल पालते थे। ठीक है, यह चीज़ें यूरोप में स्थित हंगरी के मैदान में पाई जाती है। अतः यह क्षेत्र आर्यों के आदि देश था और यहीं से आर्य लोग अन्य देशों में आए थे। सर्वप्रथम वे एशिया माइनर पहुँचे और वहाँ के ईरान पहुँचे, और प्रसिद्ध विद्वान पी गाल्सन के विचारानुसार वैदिक साहित्य में वर्णित पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि सभी भारत में नहीं मिलते हैं। अतः आर्य किसी ऐसे जगह से आए जहाँ लोग इनको इन सभी पशुओं का ज्ञान था। संभवतः यह जंगल हंगरी और ऑस्ट्रेलिया के बोहेमिया और डेन्यूब नदी के घाटी पर मतलब रही हो। तो पी गाल्सन ने इस मत को विद्वान को सहमति नहीं है। ठीक है, उनके अनुसार बताया जा रहा है कि गाल्सन ने अपना मत भाषा विज्ञान के आधार पर निश्चित किया है कि जब तक इसकी तुलना जीवन विज्ञान प्राणी और विज्ञान और पुरातात्विक विज्ञान आदि से न हो तो तब तक इसे सर्वसम्मति नहीं माना जा सकता है। आर्यों के मूल स्थल की अगर बात में देखेंगे तो मूल स्थल और प्रतिपादन जैसे मध्य एशिया से मैक्स मुलर का कहना है सप्तम सदैव क्षेत्र डॉक्टर अविनाश चंद्र और तथा संपूर्णानंद कश्मीर और हिमालय देश बताए रहे हैं। एल डी कल्ला देविका प्रसिद्ध यानी मुल्तान डी एस त्रिवेदी पामीर का पठार मेयर कील और आर्डेनवर्ग जर्मनी पेका एनहर्ट तिब्बत स्वामी दयानंद और दक्षिणी रूस ब्रेंडिस्टन। ठीक है, अब देखेंगे जर्मन प्रदेश में जो पेंका तथा कुछ अन्य विद्वान जर्मनी प्रदेश के आर्यों आदि प्रदेश माना है और इस सिद्धांत प्रजाति पर आधारित है। ठीक है, इनके अनुसार जर्मनी में गौरवपूर्ण भूरे बाल आदि के जातीय लक्षण प्राचीन आर्यों से बिल्कुल मिलते जुलते थे और वहाँ के पर खुदाई ऐसे पात्र मिले हैं जो कि आर्यों द्वारा निर्मित लगते हैं। लेकिन ऐसे समानता न सिर्फ जर्मनी बल्कि दक्षिण रूस पोलैंड और यूक्रेन में भी देखने को मिलता है। मध्य एशिया का सिद्धांत में देखेंगे तो कुछ विद्वान ने एक ईरानी अनुश्रुति के आधार पर यह मत दिया है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे और आर्य की भाषा और धर्म का ईरानियों का भाषा और धर्म का घनिष्ठ संबंध है। बहुत से शब्द यहाँ तक कि कुछ वाक्य तक भारतीय भाषा के ईरानी भाषा में लाए जा सकते हैं। ईरानियों के देवता भी आर्यों के देवता से सदृश थे और एडवर्ड्स मेयर के अनुसार पामीर प्रदेश आर्यों के आदि देश थे और उनके अनुसार इंडो ईरानी लोग पामीर के पठार के आसपास कहीं रहते थे। आर्यों के ग्रंथ ऋग्वेद तथा ईरानियों के ग्रंथ अवेस्ता में अनेक समान वस्तुओं का उल्लेखन है जैसे कि घोड़ा प्राचीन गांव नाव खेने और कई वृक्षों का वर्णन है। वृक्षों के पीतल का प्रमुख है। ऐसे भूमि पामीर प्रदेश में है कि क्योंकि यहाँ के ऐसे सारी वस्तुएं पाई जाती है जो कि रिकॉर्ड ने कहा कि आर्यों के मूल स्थान मध्य एशिया ही थी। उनका कहना है कि प्रारंभ में आर्य बैक्टीरिया और उनके निकटवर्ती भूभाग पर निवास करते थे। ठीक है, इस स्थान पर जनसंख्या अधिक हो जाने के कारण बहुत से लोग पूर्व पश्चिम की ओर से उत्तर की ओर प्रस्थान कर गए। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर मैक्समुलर के अनुसार आर्य जाति उसकी सभ्यता का ज्ञान हमें वेदों का अश्वेता से मिलता है और उनके अनुसार भारतीय तथा ईरानी आर्य एक लंबे समय तक साथ साथ रहे हैं। अतः इनका आदि देश भारत और ईरान के समवर्ती था। वहीं से एक शाखा ईरान को दूसरे
भारत को तथा तीसरे यूरोप को दी गई है, क्योंकि प्राचीन आर्य पशुपालन और कृषि कार्य करते थे, अतएव बड़े मैदान में रहते थे। और इन तथ्यों के आधार पर मैक्सवेलर और अन्य विद्वान यह मानते हैं कि मध्य एशिया के आर्यों के मूल देश था। इसके बाद देखेंगे दक्षिण ध्रुव का सिद्धांत में क्या पता चलता है कि मोयर्स के अनुसार अगर बात करेंगे तो सर्वप्रथम तथ्य प्रतिपादन किया है कि आर्य कैस्पियन सागर के पूर्व के रूस में दक्षिणी भाग में मूल निवासी थे। और प्रोफेसर देखिएगा चाइडर भी पुरातत्व संबंधित अवशेषों से आधार पर इस मत का समर्थन किया है कि अनेक आधुनिक और यूरोपियन विद्वान भी अब इस मत से सहमत है कि इस क्षेत्र में एक प्राचीन सभ्यता के अनेक अवशेष मिले हैं, जो कि ईसा से लगभग 3 सहस्राब्दी पूर्व के माने जाते हैं। और इस सभ्यता में लोग पशुपालन दशा में ऊपर उठकर कृषि कार्य करने लगे हैं और बस्तियां भी स्थिर हो गई है। औजार बनाने के लिए पत्थर अतिरिक्त धातु का उपयोग भी करते थे। सोने और चांदी भी परिचित थे। ये लोग भेड़ बकरी गाय घोड़े आदि को पशुओं को पालते रहते थे, ठीक है। और उनके राजनीतिक संगठन का विकास भी हो चुका था। मुख्य कार्यकर्ता और सरदार का अन्य ग्रामीण की अपेक्षा अधिक वैभव का जीवन व्यतीत करते थे। वे लोग मृतकों का दफनाते थे और उसके ऊपर समाधियों बनाते थे, ठीक है। चाइडर और अन्य विद्वान का कहना है कि कैस्पियन सागर से पूर्व दक्षिणी रूस में प्रदेश के विविध स्थानों से पाए गए अनेक समाधि आर्य लोगों को ही था, ठीक है। क्योंकि प्राचीन काल में आर्य लोग यहाँ रहते थे, बाद में अन्य स्थानों पर चले गए, लेकिन इस सिद्धांत का भी पूरी तरह से मान्यता नहीं दिया गया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत। इसमें क्या कहता है कि अनेक विद्वानों यह मत है कि आर्य के जो लोग हैं वो मूल अभिजन उत्तरी ध्रुव से क्षेत्र से है। और प्रसिद्ध भारतीय विद्वान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस मत का प्रतिपादन किया है कि तिलक ने इस मत पर प्रतिपादन वैदिक संहिताओं के आधार पर किया है कि सबसे पहले आर्य सप्त वेदों पंजाब और समवर्ती देश में बसे हैं। यह स्थान परिवर्तन और ध्रुवीय प्रदेशों से जलवायु में परिवर्तन होने के कारण है। आर्यों में अभी तक उत्तरी ध्रुव के निवास के समृद्धियाँ विद्यमान थी। ऋग्वेद में अनेक सूक्तों में 6 मास के दिन का वर्णन आता है और एक सूक्त में उषा काल की स्मृति की गई है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव में उषा लंबी अवधि तक रहती थी, ठीक है। और भारत का उषा काल तो छोटा है। और महाभारत में सुमेरु पर्वत का वर्णन आती है, ठीक है, जहाँ देव लोग वास करते हैं। यहाँ एक वर्ष का अहोरात्र होता था और जिस पर्वत पर अहोरात्र होता है वह केवल उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में ही हो सकता है। महाभारत में इस वर्णन से उस समय समृद्धियों को सुरक्षित है जब आर्य उत्तरी ध्रुव पर बस वास करते थे। यह वर्णन तब है वह प्रदेश वनस्पति आदि के परिपूर्ण होने के कारण मनुष्य के रहने योग्य था। यहाँ से आ जाने के बाद भी आर्य अपने प्राचीन अभिजन को समानता की दृष्टि से देखने और देवताओं के निवास भी मानते हैं। ईरानियों का धर्म ग्रंथ जयंत और अश्वेता भी आर्यों के मूल अभिजन का वर्णन है। उनके अनुसार अहुरमंज के पहले एर्थियन और वैजसी आर्यों का मूल या बीज का निर्माण है। इस प्रदेश में सर्दी के 10 महीने और गर्मी के 2 महीने होते हैं। अनेक विद्वानों का अनुसार एर्थन और वेजी प्रदेश उत्तरी ध्रुव के समीप ही कहीं स्थित था। जयंत और अश्वेता के अहुरमंज द्वारा निर्मित विविध प्रदेशों में जो क्रम में लिखा गया है वह शायद वह आर्यों के विस्तार का रूचक है। एथरियन और वैजसी स्थल उत्तरी ध्रुव में यह ईरानी और इस पर अभी मतभेद है। विद्वान इसे भाषा विज्ञान की दृष्टि से काल्पनिक मानते हैं। अविनाश चंद्र एवं अन्य इतिहासकारों के अनुसार हिमयुग और उत्तर हिमयुग में पृथ्वी पर अनेक परिवर्तन हुए हैं तथा पृथ्वी की जलवायु वनस्पति आदि में अनेक परिवर्तन हुए हैं, जिनके कारण आदि मानव के विभिन्न जन समूहों को अपनी जन्मभूमि के बार बार स्थानांतरित होना पड़ा। इसलिए कौन सा समूह कहाँ जाकर बस गया किसी को नहीं मालूम। अतः किस जनजाति का मूल अभिजन कौन सा था वह कोई नहीं जानता। हरविलास शारदा ने जैन श्वेता को अर्थवेद का रूपांतर मात्र माना, ठीक है। भारतीय सिद्धांत के बारे में देखेंगे आर्यों से संबंधित कि अनेक विद्वानों यह मानते हैं कि आर्यों का मूल अभिजन भारत ही है। उनके अनुसार देखेंगे कि वेदों पुराणों और हिंदू में अन्य ग्रंथों में भी किसी भी स्थान पर आर्यों का बाहर से आने का वर्णन नहीं मिलता है। यह भी असंभव लगता है कि आर्य अपना मूल स्थान बिल्कुल भूल गए, जबकि पुराने और मिस्रवासियों के
पारसियों के अपना आदि देश याद रहा। ठीक है। दूसरे तर्क यह है कि जिन आर्यों के ऋग्वेद में रचा और वह पंजाब कश्मीरी को निवास थे, लेकिन ऋग्वेद में चावल, नमक और बाद हस्ती आदि का वर्णन नहीं है। यदि आर्यों का मूल स्थान पंजाब होता तो ऋग्वेद में इनका विवरण अवश्य होता, लेकिन यह उक्ति भी निरर्थक है। यदि ऋग्वेद में इन वस्तुओं का विवरण नहीं होता तो ऐसा भी नहीं है कि आर्य इनके अपरिचित थे। आर्यों के सबसे पुराने ग्रंथ वेद और ब्राह्मण में संहिता आदि है। यदि आर्यों का मूल स्थान भारत से बाहर है तो साहित्य भारत से ही क्यों पाया जाता है? अतः ऐसा लगता है कि उत्तरी भारत का पंजाब ही आर्यों का मूल स्थान है। दूसरे उदाहरण के पक्ष में यह संहिता का उल्लेखन यथाशुद्ध अनुष्ठानों से सोमपान किया जाता था और सोम उत्तरी पंजाब के मजबूत पहाड़ियों का उपलब्ध होता था। अतः स्पष्ट है कि यज्ञाति विद्वान और पंजाब में ही हुआ था। ठीक है। अविनाश चंद्र दास का कथन है कि ऋग्वेद की रचना का जिस सप्त सिंधु प्रदेश में हुई थी वह भारत के प्राचीन भाग था, जो कि पूर्व पश्चिम के दक्षिण समुद्री की घिरा हुआ था, और यह क्षेत्र गंगा यमुना की घाटी, राजपूत और अनेक राज्यों को फैला हुआ था। इन समुद्रों के दक्षिण में भारत का एक विशाल महाद्वीप के रूप में पूर्वी अफ्रीका, बर्मा और ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ था। सप्त सैंधव प्रदेश के उत्तर में भी एक विशाल समुद्री उत्तर और ध्रुव और महासागर से लेकर कृष्ण सागर तक फैला हुआ था। इस प्रकार सप्त सिंधु प्रदेश 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ था। ऋग्वेद में इसी प्रकार का सप्त सिंधु क्षेत्र का विवरण दिया गया है और अनादिकाल के आर्यों के सप्त सिंधु क्षेत्र में ही रहते थे। ऋग्वेद में दक्षिण पांचाल और मगध, विंध्य आदि का उल्लेखन नहीं है, क्योंकि इस काल में राजपूतानी और मरुभूमि पंचाल विदेश और मगध के स्थान पर विशाल समुद्र फैला हुआ था। भाषा को लेकर विद्वान यह मत देते हैं कि आर्य भाषा मूल शब्दों का बड़ी संख्या में संस्कृत से संबंधित है। यहाँ तक कि संस्कृत परिवार का भी भारतीय भाषाओं में शब्द का विद्यमान है। यद्यपि यहाँ पर हजारों वर्ष तक विभिन्न प्रजाति निवास करती थी। अतः यदि वैदिक भाषा के आर्यों की भाषा थी तो यूरोपीय भाषाओं के विकास भारत होकर आने वाली आर्यों की यूरोप से अनार्थ आदिवासियों के संपर्क में हुआ था। यहाँ तक कि लात्विया और एस्टोनिया, बाल्टिक तट के प्राचीन महाकाव्यों में भी इस बात का उल्लेखन मिलता है कि इन देशों में भारतीय उस समय पहुँचे जब असुर और देवता यानी अनार्थ और आर्य साथ साथ रहते थे, और आर्यजन जहाँ से यूरोप में अन्य स्थानों पर भी पहुँच गए थे। ठीक है। इस सिद्धांत की भी मान्यता सिद्ध नहीं हो सका। विद्वान यह मानते हैं कि यदि आर्य भारत में मूल निवासी है तो उन्हें पूरे भारत में आर्यवर्ती क्यों नहीं किया, क्योंकि संपूर्ण दक्षिण भारत में कुछ उत्तर भारत का भाग अनार्थ है। दूसरे सिंधु सभ्यता जो कि आर्यों के पूर्व की सभ्यता है, यदि अनार्थ है तो भारत में आर्यों के देश में नहीं हो सकता है। कुछ विद्वानों ने दजला और फतह यानी यूफ्रेटस और ग्रीटिस नदियों की घाटी के विद्वान और सुमेरियन सभ्यता को ही आर्य सभ्यता माना है। ठीक है। वार्डन का मत है कि सुमेन के भग्नावशेष क्षेत्रों से मिली हर विभिन्न मोहरों पर जिन राजाओं का नाम उत्कीर्ण है वे भारतीय प्रारंभिक राजाओं के नाम से के सदृश है। के अनुसार पौरव, इक्ष्वाकु आदि राजा दलजा और फरात घाटी के शासन करते थे। राजा रंधु और दिलीप और दशरथ के काल में अवशेषों में भारत में नहीं मिले हैं। इनके अवशेष इराक से मिले हैं, लेकिन वैज्ञानिक के मध्य इस विषय पर भारी मतभेद है। ये सभी सिद्धांत अकाट्य नहीं है, लेकिन किसी भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। परंतु अधिकांश विद्वानों का यह मत है कि आर्यों ने भारत के बाहर से प्रवेश किया तथा सिंधु सभ्यता का विनाश कर अपना राज्य स्थापित किया। उनका आगमन किन प्रदेशों में हुआ, इस पर विद्वान बीच में यह मत नहीं है कि, किंतु अधिकतर इतिहासकार का विचार है कि आर्यों का जो आदि देश और कैस्पियन सागर के पूर्व ऑक्सस नदी के समीप कहीं पर स्थित था, यहाँ से विभिन्न संस्थाओं से विभाजन होकर आर्य प्राचीनतम सभ्यताओं के क्षेत्र में प्रविष्ट हुए हैं। यूरोप में ग्रीक और लैटिन लोगों से पहले ही केल्टिक जाति के रूप में आर्य जाति का एक धारा प्रवेश कर चुकी थी। डॉक्टर हॉर्नली के अनुसार आर्य भारत में भी 2 धाराओं में प्रविष्ट हुए हैं। पहली धारा में उत्तर पश्चिम की ओर से प्रविष्ट होकर भारत में मध्य प्रदेश, गंगा यमुना तक चली गई, और दूसरी धारा में मध्य हिमालय जो कि किन्नर देश में गढ़वाल और कुर्मांचल के रास्ते से प्रविष्ट किया तथा पहले से ही बसे आर्यों के पूर्व पश्चिम की ओर से भगा दिया। ठीक है। पहले आने वाले जो आर्य मानव वंश के थे वे दूसरे एल वंश के थे। ठीक है। दूसरे एल वंश के, और पहले कौन थे?
पहले आने वाले जो आर्य मानव वंश के थे और दूसरे एल वंश के थे। ठीक है, भारत में आर्यों के प्रवेश चाहे कितनी भी धाराओं से किया हो, लेकिन अधिकतर विद्वान भी यह मत मानते हैं कि आर्यों का मूल अभिजन कैस्पियन सागर के पूर्व लेकर वक्षु और आस्कस नदी तट के किसी भी क्षेत्र में था। यदि यहाँ से विभिन्न शाखाओं में विभाजन होकर आर्य अन्य स्थानों में फैले हैं, एक शाखा ईरान पहुँची और दूसरी भारत में प्रविष्ट हुई है। सर्वप्रथम अफगानिस्तान, पंजाब के प्रदेशों में इनकी सभ्यता का विकास हुआ। यहाँ के मूल द्रविड़ निवासियों को निष्कासित पर आर्यों के अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने पहले भी डिस्कशन कर दिया था। ठीक है, और इसे आप देख सकते हैं। तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।